कैसे हो? ये लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप लोगों ने जो बाकी के चैप्टर्स, बाकी के जो टॉपिक्स हम लोगों ने इंक्लूड किया है, आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का मिलना होता है। वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ऐड होते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करते हैं। स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ये है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्चुअली है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग को वापस से फिर से मेल और फीमेल गैमिट्स के बारे में जानना होगा। जैसा कि आप जानते हैं मेल गैमिट जो हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोजोम की संख्या यदि n है, और फीमेल गैमिट्स वो भी हैप्लॉइड्स होते हैं जिसमें क्रोमोजोम की संख्या हम लोगों ने मान लिया कि n है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोजोम की संख्या भी अलग अलग होती है। इसलिए हमने सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूसिव तौर पर लेते हुए जो क्रोमोजोम की संख्या उसे n से डिनोट किया है। ओके, तो अब यदि मान लीजिए कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का फ्यूज़न होता है, जब ये मिलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड शिनगैमी। तो देखो बच्चा लोग, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शिनगैमी। तो शिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। जब शिनगैमी होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैगोट का फॉर्मेशन होगा। जैगोट में क्या है? फीमेल गैमिट से और मेल गैमिट से n और n यानी कि 2n क्रोमोजोम्स आ गए। अब ये जैगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। इसका ये मतलब हुआ कि कभी भी गैमिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं, जबकि उसके फ्यूज़न के बाद बनने वाले जो जैगोट होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स या मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो फर्टिलाइजेशन जनरली 2 तरीके से होता है बच्चा लोग। पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द बॉडी। आपने जनरली देखा होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? बॉडी के अंदर, माँ के गर्भ में। जैसे ह्यूमन बीइंग से हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे का विकास, डेवलपमेंट कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एल्गी है ना, फ्रॉग, कुछ फिश हैं, इन सब में क्या होता है? बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और वहाँ ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों के बॉडी से जो कंसिक्यूटिव जो गैमिट्स हैं वो गैमिट्स बाहर आते हैं और उन दोनों का फ्यूज़न बाहर ही होता है। इज इट क्लियर? अब है दूसरा पॉइंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चा लोग कि बॉडी के अंदर, जैसा कि हम लोग को मालूम है, हम लोगों ने पहले टॉपिक से पढ़ा है कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स में जनरली मेल गैमिट्स मोटाइल होते हैं। मतलब मेल गैमिट्स क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, जबकि फीमेल गैमिट्स जनरली क्या होता है? एक ही जगह पर स्थिर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर वो मौजूद होते हैं। यानी कि मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट्स के पास जाना होगा। तो मेल गैमिट्स से फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन कब होगा? जब मेल गैमिट्स को फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाए, इजेकुलेट किया जाए, उसके अंदर पहुंचाया जाए, तब क्या होगा कि मेल गैमिट्स इंटरनली फर्टिलाइज करेंगे किसको? फीमेल गैमिट्स को। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ह्यूमन्स में, डॉग्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, और ऐसे देखा जाए तो जनरली सारे मैमल्स में। प्लांट्स को यदि देखें हम लोग तो प्लांट्स में भी ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन, डॉग, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एट्सेट्रा।
तो ये सब सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। ओके, तो अब आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चा लोग हम लोग देखेंगे एक नया प्रोसेस जिसमें बिना फीमेल गैमिट्स के फ्यूज़न के ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसको एम्ब्रियो बोलना अच्छा नहीं रहेगा कि उनके प्रोसेस अलग होते हैं। उस प्रोसेस को जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ये हम बोल सकते हैं, उसमें कोई हम पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे कि जायगोट है, क्योंकि जायगोट जनरली क्या होता है? डिप्लॉयड होते हैं, ट्वेन होते हैं उसमें। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो जायगोट होते हैं यहाँ पर हम यूज़ कर लें वो टर्म। तो हमने क्या यूज़ किया? न्यू ऑर्गेनिज्म। यदि किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमिट, यानी फीमेल गैमिट के फर्टिलाइजेशन के बिना ही यदि डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल गैमिट्स का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई यूज नहीं होता। यानी कि इस तरीके से बनने वाले जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ही होते हैं उनके अंदर। एग्जाम्पल के लिए हनी बीज, सम लिजार्ड्स, बर्ड्स, बर्ड में खास करके आपने टर्की को देखा होगा, है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, रोटीफिश। तो ये सब सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इसमें क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होते हैं। और यदि प्लांट में यदि पार्थेनोजेनेसिस हो जाए तो सीड्स नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, जिस किसी भी प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ पर यदि हो तो उसमें क्या होगा? सीड्स नहीं बनेंगे। जो बहुत सारे बनाना के प्रोसेस हैं, बनाना के प्रोसेस में जो ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं उसमें सीड्स नहीं पाए जाते। बहुत सारे ऐसे ग्रेप्स हैं जिसमें पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट में होता है तो वहाँ भी सीड्स नहीं पाए जाते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो अब आप आइए कि हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिफ्रेंशिएट करें। कि हम लोग कैसे समझेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल में अंतर रखता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है सिनगैमी का। सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ बोथ, कौन कौन? मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स बहुत सारी मात्रा में निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होना है। उसमें से यदि ज़्यादा संख्या में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स नहीं निकलेंगे तो उनकी फ्यूज़ होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल हो जायगोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल हो जायगोट से बढ़ने वाले एम्ब्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल हो उन एम्ब्रियो से बढ़ने वाले ऑर्गेनिज्म, तो इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बाहर, बॉडी के बाहर निकाला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। क्लियर? एग्जांपल्स बोनी फिशेस, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। मेढक के केस में, मछलियों के केस में, टॉर्टवाइज के केस में, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो आप उसको देख सकते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने क्लियरली इस बात को जाना है कि सिनगैमी कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी। बट इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ ओवा लेस बट मेल गैमिट्स लार्ज। मेल गैमिट्स बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और ओवा कम संख्या में होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ओवा को रहना है क्योंकि वो स्टेशनरी है वहाँ, लेकिन मेल गैमिट्स मोटाइल होते हैं। उसे क्या करना है? फीमेल बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे वो क्या करते हैं? मूव करके ओवा के पास पहुंचते हैं। तो यदि इनकी संख्या लार्ज नहीं होगी तो इनके वहाँ पहुंचने का रेट जो होगा, वो पॉसिबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए क्या होते हैं? नेचुरली नंबर ऑफ ओवा विल बी लेस बट द मेल गैमेट्स विल बी इन लार्ज नंबर्स इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर नाउ? एग्जाम्पल्स इसके मैमल्स, जितने सारे मैमल्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड्स, अर्थवॉर्म एटसेट्रा। सो अब बच्चा लोग, आप लोगों को क्लियर हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेज हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चा लोग, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स की हम लोग तलाश में जाएंगे और इसका आंसर्स को समझेंगे कि कैसे आंसर्स इसके अकॉर्डिंग है।
क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर टिक कर रखा है, पर आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नो ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल्स। ये सारे स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग सारे एग्जाम्पल्स। ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं वो किसके लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नो ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल्स। ये क्या सही है? नहीं, गलत है। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल का होना ज़रूरी है, तभी तो मेल और फीमेल गैमेट्स आएंगे। यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। अब इसमें क्या है कि गैमेट का फ्यूजन होता है कि नहीं होता, इसको समझेंगे। हम लोग अभी तुरंत देखा है हम लोगों ने कि जब सिनगैमी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बच्चा लोग क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं? फ्यूज होते हैं। यानी कि स्टेटमेंट क्या है? सही है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस कभी नहीं होता। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हम आगे चल के देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस कैसे होता है। एक्चुअली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो उसके लिए गैमेट्स चाहिए, और गैमेट्स जब कभी भी होगा तो वो मियोसिस के द्वारा ही बन के आएगा, और जो जायगोट्स होंगे उनके बाद डेवलपमेंट जो होगा उसमें मियोसिस का रोल होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस का यूज हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में मियोसिस का यूज देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं? तो मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे बात नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के दौरान नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, फर्टिलाइजेशन से पहले भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी मियोसिस हो रहा है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ये हर जगह रूल नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक रूल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चा लोग, तो जब कभी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो इन स्टेटमेंट्स को हमको देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं कि मेल और फीमेल एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। आपने फ्रॉग के केस में देखा होगा कि फ्रॉग के केस में क्या होता है बच्चा लोग, कि जैसे कोई फ्रॉग है और फ्रॉग के बॉडी के ऊपर दूसरा फ्रॉग जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर, तो मेल फ्रॉग भी अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, फीमेल फ्रॉग भी अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं। फिर इन दोनों में क्या होता है? सिनगैमी होता है। और चूँकि ये बॉडी के बाहर हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यानी कि स्टेटमेंट सही है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम फीमेल आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ रिलीज होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब देखो बच्चा लोग दूसरा स्टेटमेंट, ओनली फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो देयर विल बी द मीडियम, क्योंकि बॉडी के बाहर होते हैं। तो बॉडी के बाहर में जो कुछ भी होगा वो मीडियम कहलाएगा, चाहे वो वाटर मीडियम हो, चाहे एयर मीडियम हो, चाहे कोई सा भी मीडियम हो। तो ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम, नहीं, फ्यू नहीं, दोनों गैमेट्स और ढेर सारी संख्या में रिलीज्ड होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, वाटर इज़ मीडियम इन मेजॉरिटी। देखो बच्चा लोग, जनरली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, एम्फीबियंस में होते हैं और प्लांट्स में होते हैं। जो प्लांट्स तालाब के किनारे, नदी के किनारे, है ना, वाटर बॉडीज़ के आसपास मौजूद होते हैं। तो देखा जाए तो जनरली जो वाटर है
वाटर एज अ मीडियम मेजॉरिटी में यूज हो रहा है किसके लिए, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशंस के लिए, आपस में फर्टिलाइजेशंस के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। नो, ऐसी बात नहीं है। जो ऑफ स्प्रिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं उनके भी चांसेस उतने ही हैं जितने कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जो होते हैं। और इवन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बनने वाले जो जायगोट होंगे उनके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जैसे कुछ प्रेडेटर्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, व सीजन्स है, दूसरे तरह के कोई एजेंट्स हैं, उनका भी तो वहाँ पर उनके साथ कुछ इंटरफेरेंस का चांस बनेगा। इसलिए इंटरनल इज़ बेटर चांस देन दैट ऑफ द external. So this is wrong statement about the external fertilization. So external fertilization have no better chance. Okay, so this is the wrong statement. Is it clear now? अब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चा लोग, एक क्वेश्चन और है जिसका स्टेटमेंट्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है। आप जो यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है, फीमेल फ्लावर का पार्ट है। फीमेल फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, पिस्टिल। क्लियर? पिस्टिल में एक पार्ट जो ऊपर की तरफ होते हैं उसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा ओवरी के साथ जुड़े होते हैं एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से, पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर से, जिसे स्टाइल बोला जाता है। और ओवरी है, ये पार्ट जो है ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होता है। ठीक, कई बार यह देखा गया है कि ये जो पूरे सेट्स हैं, किस चीज़ के सेट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इसके जो पूरे सेट हैं उस सेट को बोला जाता है कार्पेल। और कई बार पिस्टिल के अंदर एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकते हैं, यानी ये सेट जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो जब एक होगा तो पिस्टिल और कार्पेल में कोई अंतर नहीं होगा, पिस्टिल्स और कार्पेल एक ही चीज़ होंगे। जब कई सारे कार्पेल्स होंगे तब पिस्टिल्स कंसिस्ट मोर देन वन कार्पेल्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? तो अब एक चीज़ क्लियर यहाँ पर और कर लिया जाए कि यदि पिस्टिल होंगे तो पिस्टिल हैव वन और मोर कार्पेल एंड ईच कार्पेल हैव वन ओव्यूल, यानी ईच कार्पेल में यदि एक सेट होगा तो एक सेट ओवरी के अंदर एक सेट ही ओव्यूल होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब इस स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और हम लोग राइट और रॉन्ग करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पिस्टिल मे हैव मेनी कार्पल्स, ऑब्वियसली वन और मोर, देयरफॉर पिस्टिल हैव मेनी कार्पल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ईच कार्पेल मे हैव मोर देन वन ओव्यूल। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ईच कार्पेल हैव ओनली वन ओव्यूल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है ईच कार्पेल हैव ओनली वन ओव्यूल। यस, दिस इज राइट ऑप्शन। तो ये स्टेटमेंट राइट है। एंड फोर्थ वन इज पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल। नहीं, ये भी गलत है। वन हो सकते हैं पर एक से ज़्यादा भी कार्पेल हो सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। समझ में आ गए बच्चे लोग? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है जिसमें कि शूट टिप सेल, किसी भी प्लांट का जो शूट टिप होता है वो भी सेलुलर पार्ट है। और पता है शूट टिप में हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। फ्लावर का जो गैमेट्रिक जो पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए, या प्लांट का जो गैमेटिक जो पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ट्वेन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो शूट टिप सेल जो कि ट्वेन है, हैव 20 नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। देन हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन, किस में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओवम और स्टिग्मा। यदि हमें ये पता चल जाए बच्चा लोग कि इन में कितने नंबर्स में क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि ये हैप्लॉइड हैं या फिर डिप्लॉयड हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा। तो देखिए
माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन के बाद बनते हैं। ये गैमेटिक फॉर्मेशन होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्चुअली क्या है, डिप्लॉइडिक कंडीशन में है, 2n है, ठीक। ओवम जो है वो क्या है, ओवम जो है वो गैमेट फॉर्मेशन करने वाले एक ऑर्गन्स हैं ओवम, यानी ओवम अपने आप में क्या है, गैमिट है। ऐसा हम बोलें कि ओवम इज ए गैमिट, फीमेल गैमिट। तो गैमिट हो गया तो क्या होगा, ये हेप्लॉइड होगा, और हेप्लॉइड होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम n हो जाएंगे इसमें। स्टिग्मा, स्टिग्मा इज ए पार्ट ऑफ फ्लावर, ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनेटल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यानी कि ये गैमिट नहीं है, यानी ये भी क्या होगा, ट्वेन होगा। तो बच्चे लोग अब हम बता सकते हैं ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2n यानी कि 20 सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम होंगे, जबकि ओवम में n यानी कि हाफ ऑफ द 2n 10 नंबर्स में होंगे क्रोमोजोम, और स्टिग्मा में 2n यानी कि 20 नंबर्स में क्रोमोजोम होंगे। तो देखते हैं बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को कि m मतलब मेल गैमिट्स और ये फीमेल गैमिट्स में हमेशा हेप्लॉइडिक कंडीशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम n होंगे, ओके। रिमेनिंग पार्ट जो फ्लावर्स के होंगे उसमें 2n होगा, जैसे कि ओवरी गैमेटिक है तो ओवरी जो है वो क्या है, गैमिट का कवर है, यानी कि फ्लावर के पार्ट है, इसलिए 2n हो जाएंगे। एंथर जो है वो क्या है, पोलन ग्रेन को रखने वाला पार्ट है, इसलिए ये भी 2n हो जाएंगे। एग गैमिट है इसलिए n हो जाएगा, पोलन गैमिट है इसलिए n हो जाएगा, स्टिग्मा गैमिट नहीं है इसलिए 2n होगा। क्लियर। सो एग इज़ फीमेल गैमिट एंड पोलन इज़ मेल गैमिट। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो गैमेटिक पार्ट होगा उसके लिए n बराबर 10 होगा इन ऑप्शंस के लिए, और जो नॉन गैमेटिक पार्ट होंगे उसके लिए क्रोमोजोम की संख्या 2n यानी कि 20 हो जाएंगे। इसी आधार पे हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। अब बच्चा लोग आप लोग स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस किया है। क्लियर ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम कुछ साइक्लिक प्रोसेस के बारे में देखेंगे। एक है हेप्लैंटिक लाइफ साइकिल, जैसे नाम से ही लगता है ना हेप्लैंटिक का मतलब क्या होता है, जो हेप्लॉइड कंडीशन को प्रीडोमिनेंटली लाइफ साइकिल में इंट्रोड्यूस करे। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि गैमेट्स आया, एक गैमेट आया मेल या फीमेल, दूसरा गैमेट आया, जैगोट बन गए, जैगोट में 2n, गैमेट्स में n, ठीक है, गैमेट्स में हमेशा n होंगे। तो अब ये दोनों बन गए, मिलकर क्या बनाया, जैगोट। तो जैगोट में 2n हो गए। अब 2n का मियोसिस में आधा हो जाता है क्रोमोजोम की संख्या, इससे क्या बन गया, हेप्लॉइडिक n। और फिर क्या हो गया इसका माइटोसिस में जितनी संख्या में सेल्स में क्रोमोजोम होते हैं उतनी ही संख्या में गैमेट्स में आएंगे। तो यहाँ पर माइटोसिस से n आ गया। तो आप देखो, आप जैगोटिक जो एक पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर गैमेट्स में भी n नंबर्स में थे क्रोमोजोम, मियोसिस के बाद भी n नंबर्स में बॉडी में थे क्रोमोजोम, और जब ये इस बॉडी पार्ट से जब माइटोसिस से गैमेट्स बना तो भी n थे। यानी कि हम देखें कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म हेयर हैव haploidic condition, therefore such type of life process is called haplantic life cycle. Is it clear? हमने इसको ऐसे साइड कर दिया, इसको छोड़ दिया जाए, यानी कि ज़्यादा बड़ा पार्ट क्या है, हेप्लॉइडिक कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इसलिए क्या है, हेप्लैंटिक लाइफ साइकिल है। अब देखो बच्चा लोग, डिप्लैंटिक लाइफ साइकिल में जस्ट इसका उल्टा होगा। अब कोई गैमेट्स आए, दूसरे गैमेट्स, ये भी n, ये भी n, दोनों मिल करके जैगोट बनाया, ये 2n। अब इस जैगोट का माइटोसिस हो रहा है, यानी कि जितने जैगोट में क्रोमोजोम है उतने ही क्रोमोजोम बॉडी में आएंगे, यानी डिप्लॉइड कंडीशन है ये। और फिर क्या हो रहा है, मियोसिस के बाद क्या होता है कि जो 2n है वो n में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी गैमेट्स बनाया जाएगा यहाँ पे। तो इस गैमेट्स वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो उस पूरे लाइफ साइकिल में हम लोग क्या देखेंगे कि 2n ही है, यानी कि ये डिप्लॉइटिक जो कंडीशंस हो रहे हैं लाइफ साइकिल में, इसलिए इस लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लैंटिक लाइफ साइकिल। क्लियर। Majority of the life cycle of organism is here diploidic condition, therefore such type of life cycle is called diplantic life cycle. क्लियर हुआ बच्चा लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चा लोग जैसे आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, अब है लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो समझें कि व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जब जायगोट का सिंगेमी हो जाएगा, गैमेट्स का सिंगेमी हो जाएगा और जायगोट्स बनेंगे, तो जायगोट्स में क्या होता है, सेल डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस के बाद एम्ब्रियो का बनना होता है और वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लगातार चालू रहता है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, उससे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का जो फेज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्चुअली क्या होता है कि सेल डिवीजन, किसका, जायगोट का सेल डिवीजन होगा। और क्या होगा, सेल इनलार्जमेंट और ग्रोथ, यानी कि जो सेल बनेंगे डिवाइड करके जायगोट से, वो बड़े, उनके आकार बढ़ेंगे और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो सेल इनलार्जमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल फिर डिवाइड हो करके अलग अलग ज़्यादा संख्या में उनका डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशंस होंगे और एम्ब्रियो कन्वर्ट होने लगेगा इंडिविजुअल्स में। तो ये 3 मेजर प्रोसेस हैं जो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होंगे। हम लोग इन सारे प्रोसेसेस को आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें डिटेल में देखेंगे। ओके, अब देखो बच्चा लोग, यदि एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो हम 2 प्रोसेस की चर्चा करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे कि एक ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, एक विविपेरस एनिमल होता है। ये एनिमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ओविपेरस में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। यदि जायगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो वो क्या है, ओविपेरस। जैसे कि एग का देना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोड्यूस करते हैं, तो एग जो प्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी के बाहर एग देते हैं, फिर एग का क्या होता है, हैचिंग ऑफ एग, और उससे क्या बनता है, यंग वन, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स। लेकिन विविपेरस एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चा लोग, इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो डायरेक्टली यंग जो है वो क्या है, प्रोड्यूस होंगे, यानी कि बाहर का कोई फेज ही नहीं है ओविपेरस के जैसा। इसलिए विविपेरस वाले जो एनिमल्स हैं डायरेक्टली यंग को बर्थ देते हैं, जैसे कि मैमल्स। क्लियर? तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चा लोग, हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात की थी एनिमल्स में, वैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात प्लांट्स में भी करेंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है बच्चा लोग कि डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। ये बाहर नहीं होते, ओव्यूल के अंदर होते हैं। और तब क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जनरली जायगोट जो होते हैं वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं और ओव्यूल्स जो होते हैं वो शीट्स में कन्वर्ट होते हैं और ओवरी जो होता है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। यानी कि पूरा का पूरा जो हम लोग फ्रूट्स या जो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं जो फ्रूटी होते हैं, फ्रूटी पार्ट होते हैं वेजिटेबल्स के, तो उसमें एक्चुअली जो सीड्स हैं वो ओव्यूल है, तभी तो उससे पौधे निकलते हैं, बाद में बनते हैं पौधे। और जो उसका फ्लैशी पार्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, एडिबल होता है, वो क्या है, ओवरी है। तो ये आप याद रखिएगा, इन चीज़ों को कई बार पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन है इसी के आधार पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र तो फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, तभी तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएंगे, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट है इम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, सही है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो बनना होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, फ्लावर बनेंगे तभी तो उस पर फीमेल जो पार्ट्स हैं जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं पिस्टल्स वगैरह आएंगे और तब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो पहले होगा तभी तो मेल गैमेट बनेंगे और वो आएंगे पोलिनेशन करेंगे, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चा लोग, आपके स्क्रीन पे ये क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म, फिर क्या है, क्रोमोजोम्स नंबर्स एंड क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट्स। तो अब ये जो चीज़ें हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के नाम हैं उनके, और मैंने ये खाली जगह छोड़ रखा है, ठीक।
ये आपको याद करने के लिए है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्रोमोजोम कितने पेयर्स में होते हैं ऑर्गेनिज्म में, या उनके गैमेट्स में कितने नंबर में क्रोमोजोम होते हैं, पूछा जाता है। मैंने जो खाली जगह छोड़ रखा है बच्चा लोग, ये आपको भरने के लिए है और ये बहुत आसान है, भरते भरते आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा छोड़ा है। तो अब ये एक चीज़ देखो आप, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट, यानी उनके जो सेल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं 46, तो उनके गैमेट्स में कितने हो जाएंगे, गैमेट्स तो क्या होते हैं, हेप्लॉइटिक होते हैं, जब हेप्लॉइड्स होंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 23। क्लियर? ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें आपको ये सब फिल करना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, तो आप इसको फिल करेंगे घर पे और इसको याद कर जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छा लगेगा।